नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस पे। दोस्तों, आज डेट है 26 अगस्त 2022। आज दोस्तों हम अपने इंडियन एक्सप्रेस के कुछ ज़रूरी एडिटोरियल सेक्शंस को यहां पे डिस्कस करेंगे और साथ ही दोस्तों एडिटोरियल सेक्शंस को डिस्कस करने के साथ साथ हम यहाँ पे इसके जस्ट वाले नीचे दूसरे पेज में जो आइडियाज़ पेज आता है ना दोस्तों, तो यहाँ पे आइडियाज़ पेज में मुझे बेसिकली एक जॉन ब्रिटिश साहब का एक है स्टेटमेंट, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जॉन ब्रिटिश वाले बेसिकली राज्यसभा के सीपीआई के मेंबर हैं। तो जॉन ब्रिटिश साहब का यहाँ पे एक आइडिया है दोस्तों कि करंट टाइम में जो सेंट्रल और स्टेट्स के रिलेशन है, सेंट्रल स्टेट्स के रिलेशन के कॉन्सिक्वेंस में आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे लिखते हैं कि कैसे जीएसटी के आने की वजह से थोड़ा सा इन दोनों रिलेशंस के बीच में एक टसल सी क्रिएट हो गई है। टसल सी क्रिएट समझने की कोशिश करो दोस्तों कि ऑथर यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि जो जीएसटी का पैसा एलोकेशन है ना, वो जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है उसके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, थोड़ा सा उसी को बेच के लेके टसल है। और साथ ही आप देखोगे कि जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है ना सेस और सरचार्ज को कलेक्ट करने की, और साथ में सेस और सरचार्ज को जो ये कलेक्ट कर रही है और उसको धीरे धीरे जो इसको इंटीमेंट करके खर्च करना चाहिए ना, तो वो धीरे धीरे प्रॉपर उस तरीके से इफेक्टिव वे में नहीं हो पा रहा। तो थोड़ा सा यहाँ पे अब भाई अपोजिशन पार्टी के हैं तो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी लिखेंगे, क्रिटिसाइज भी करेंगे, मगर हाँ दोस्तों, थोड़ा सा ये आर्टिकल अगर आप न्यूट्रल माइंडसेट से समझने की कोशिश करोगे ना, तो आपको बहुत इफेक्टिव मतलब समझ में आएगा कि धीरे धीरे क्या करंट टाइम में कमियां क्रिएट हुई हैं। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली हम इसको चर्चा करेंगे। उसके बाद हम दोस्तों एडिटोरियल सेक्शंस में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो 25 अगस्त इन कोर्ट, बेसिकली आप देखोगे दोस्तों कि आपने तो अब तक ये न्यूज़ सुन ही लिया होगा कि बेसिकली यूयू ललित साहब जो है नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। एनवी रमन्ना साहब का कार्यकाल खत्म हो चुका है। अब आप देखोगे दोस्तों कि थोड़ा सा यही सुप्रीम कोर्ट के बारे में बेसिकली कुछ बातें यहाँ पे लिखी। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बेसिकली बातें यहाँ पे ऑथर कुछ ये लिखना चाहता है, बताना चाहता है कि कैसे हमारा जो है आर्टिकल 136 हमको ये इंश्योर करता है, पावर देता है कि बेसिकली हम सुप्रीम कोर्ट की किसी डिसीजन के मतलब विरुद्ध नाकामी, मतलब नाकामी तो नहीं कह सकते दोस्तों, किसी विरुद्ध हम पिटीशन डाल के किसी फैसला को डाल के, मतलब ये हमको कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि हम उस पर चर्चा करवा सकते हैं। तो आप ये देखेंगे दोस्तों कि उसके तहत जब कॉन्स्टिट्यूशन हमको जो है 136 के तहत इतनी ताकत दे रहा है, उसके बावजूद भी आप देखोगे कि लगभग 72,000 केसेस अभी भी इस मामले में पेंडिंग है। पेंडिंग इन द सेंस समझने की कोशिश करोगे कि कई सारे ऐसे डिसीजन है जो लोग नाखुश हैं तो उन पर उन्होंने पिटीशन दायर की। तो कई सारे ऐसे डिसीजन से आप देख रहे हो दोस्तों कि पेंडिंग चल रहे हैं। तो यही सारे यहाँ पे ऑथर डिस्कस करने की कोशिश कर रहा है और थोड़ा सा जुडिशरी के मैकेनिज्म को इंप्रूव करने की यहाँ पे बातें हो रही हैं, तो इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा स्टीपिंग अप टू द वर्ल्ड, स्टीपिंग अप टू द वर्ल्ड में आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे जो बातें हो रही हैं कि धीरे धीरे जो कंट्री, कभी हिंदुस्तान आप देखोगे कि 1960 में इतनी बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस में झेल रहा था, उसके बाद आप देखोगे कि वही कंट्री आज बड़ी बड़ी इकोनॉमिक फॉरेन में पार्टिसिपेट कर रहा है। वर्ल्ड की बढ़ती इकोनॉमी में हमारा देन हो चुका है, मतलब एक अच्छा नाम बन चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा इस बातें में आप देखोगे कि धीरे धीरे कैसी G20 की जो प्रेसिडेंटशिप मिली है ना, और वेस्टर्न कंट्री से जो थोड़ा सा हमारा अलायंस बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, उससे क्या है कि धीरे की जो इंडिया की जो इकोनॉमिक फोरम है ना, उस पर धीरे धीरे हमको कैसे मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती जा रही है, हम धीरे धीरे कैसे अपने आप को ग्रेस पकड़ते जा रहे हैं। और इंडिया की थोड़ी सी फॉरेन पॉलिसी के बारे में यहाँ डिस्कस है, तो वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। और एक एडिटोरियल छोटा सा है दोस्तों, यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे कि माइंडिंग योर एसेंट्स, माइंडिंग योर एसेंट्स के समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि आइए हम इसी से शुरुआत करते हैं। बहुत छोटा सा आर्टिकल है कि माइंडिंग योर एसेंट्स से समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि इन द सेंस समझने की आप देखोगे दोस्तों कि एक ट्रांसलेटिंग सॉफ्टवेयर यहाँ पे बनाया गया है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सनस रियल वॉइस अल्टरनेटिंग टेक्नोलॉजी होती है, बेसिकली जो होती है वो आपकी वॉइस की इंटरचेंज करती है, वॉइस की इंटरचेंज समझने की कोशिश करें कि वॉइस की ट्रांसलेशन करती है। तो आप देखोगे दोस्तों कि यही बेसिकली जो था अपने सिलिकॉन वैली में जो कंज्यूमर सर्विस के लिए कस्टमर केयर स्टॉक्स बनाए जाते हैं ना, कस्टमर केयर के लिए जैसे आप जो टॉक करते हैं, तो उसी के इन्फ्लुएंस में रिगार्डिंग में यहाँ पे थोड़ा सा एक कह सकते हो दोस्तों कि कंट्रोवर्शियल भी है और थोड़ा सा डिबेटिंग टॉपिक भी है कि आप किस बिहाफ पे ये जज कर सकते हो किसी की एसेंट ऑफ वॉइस को। इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि जिस देश में पहले से ही इतनी सारी मतलब लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी चल रही है और इतने सारे मतलब कह सकते हो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी भी चल रही है, थोड़ा सा जियोग्राफिक डिविडेंड भी चल रहा है। इन द सेंस समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको बताता हूं कि आप जैसे यूपी है, यूपी दो भाग में बटा है, एक ईस्ट यूपी एक वेस्ट यूपी। तो ईस्ट यूपी की जो थोड़ी सी बोली होगी ना, वो वेस्ट यूपी के मुकाबले इन कंपेरिजन यूपी के ईस्ट यूपी में आप देखोगे दोस्तों की बेसिकली अवधी बोली बोली जाती है, और वेस्ट यूपी में देखोगे कि वहां खड़ी बोली बोली जाती है। तो थोड़ा सा जो उन दोनों बोलियों के बीच का टोन है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो उसी डिफरेंस के तहत यही है दोस्तों कि कौन यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा कि इट्स न्यूट्रल एसेंट। न्यूट्रल एसेंट समझने की कोशिश करिए कि वॉइस के ट्रांसलेशन की यहाँ पे रिगार्डिंग बात हो रही कि आप कोई भी चीज, जैसे मान के चलिए कोई भी चीज इन द सेंस समझने की कि आपकी वॉइस जो है वो ट्रांसलेट हो रही है
किस बिहार समझने की बात अगर मैं कहूँ तो जिस देश में खुद ही इतनी सारी भाषाएं बटी हैं, तो आप कैसे उसको न्यूट्रल ला सकते हो। तो यही पे ऑथर यहाँ पे थोड़ा सा मतलब एक कंसर्न्स में लिख रहा है, और बेसिकली आप देखोगे कि इसके क्रिएटर ने भी छोटे से पॉइंट ऑफ व्यू को बताया है। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब इसके पक्ष में बातें लिखी हैं, इस टेक्नोलॉजी के बारे में बातें लिखी हैं कि ये जो कॉल सेंटर में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, ये टेक्नोलॉजी बेसिक क्या करेगी कि उनकी जो लॉन्ग मंथ की जो ट्रेनिंग है ना, बेसिकली उनके ऊपर जो बर्डन पड़ता है, लेस सेसिबिलिटी मतलब कि जो बर्डन पड़ता है, और आप देखोगे कि कामकाज को सीखने को लेकर जो बर्डन है ना, वही यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगी। और इंप्रूवमेंट के साथ साथ आप देखोगे कि जो कभी कभी कस्टमर्स केयर का जो क्रूर बिहेवियर हो जाता है कंज्यूमर्स के प्रति, मतलब आप कॉल करते हो और थोड़ा सा कस्टमर्स केयर के प्रति आप मतलब उनकी कह सकते हो कि सर्विस ना खुश हो, जो थोड़ा सा आपका क्रूर बिहेवियर हो जाता है ना, आपकी एसेंट ऑफ वॉइस जो टोन चेंज हो जाती है, तो वो थोड़ा सा कह सकते हो कि जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनके रिगार्डिंग है थोड़ा सा मतलब अच्छा है। तो वही है, थोड़ा सा इसके बेनिफिट्स की यहाँ पे बातें हो रही हैं। तो यही है। अब दोस्तों ये यहाँ पे खत्म हुआ, अब इसके हम ऊपर देखेंगे, हम ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, स्टेपिंग अप डाउन टू द वर्ड। स्टेपिंग अप डाउन टू द वर्ड में आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे क्या डिस्कस हो रहा है कि इन द सेंस समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे दोस्तों काम की बातें जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। काम की बातों में सेंस समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे शुरुआती में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात हो रहा है, और थोड़ा सा पंडित नेहरू और महात्मा गांधी के बारे में बात हो रहा है कि 5000 साल पहले जो इंडिया की सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, धीरे धीरे आप देखोगे कि कैसे कैसे हम कोलोनियल इला में बटे, मतलब कि ब्रिटिश एरा में बटने के साथ साथ हमने इंडिपेंडेंस पाया। इंडिपेंडेंस पाने के साथ साथ आप देखोगे कि उस आज़ाद हिंदुस्तान के लिए कई सारे चैलेंजेस थे। कई सारे चैलेंजेस में देखोगे कि 1960 के दशक में जिस हिंदुस्तान के पास इतने सारे इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ करते थे, वही देश आज कह सकते हो कि बहुत बड़ी एक जनरेटिंग इकोनॉमिक फोरम है। फोरम इन द सेंस समझने की कोशिश करो कि जो हिंदुस्तान जब देश हुआ तो उसके साथ इतने सारी चीज़ों का कॉन्फ्लिक्शन था। कॉन्फ्लिक्शन मतलब उसके साथ इंटरनली कॉन्फ्लिक्शन इतने ज़्यादा थे। इंटरनल कॉन्फ्लिक्शन समझने की कोशिश करो कि भाई अपना कश्मीर इतना अभिन्न भाग चला गया, कुछ चाइना के पास चला गया, कुछ पाकिस्तान के पास चला गया, और आप देखोगे कि पाकिस्तान तो क्रिएट हो ही गया। तो धीरे धीरे आप देखोगे दोस्तों कि शुरुआत में जो डिप्लोमेटिक स्किल थी, भाई डिप्लोमेटिक का मतलब क्या है, देखिए दोस्तों किसी भी देश के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं ना, वो सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे बनते हैं। तो पर्सनल इंटरेस्ट के साथ आप देखोगे कि धीरे धीरे कैसे वेस्ट की कंट्रीज इंडिया के जो कॉन्फ्लिक्टिंग कंट्रीज थी ना, उनके साथ कितनी ज़्यादा थी, तो उन्हीं के साथ उनके इंटरेस्ट ज़्यादा थे। लेकिन अब धीरे धीरे देखोगे दोस्तों कि ये धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं। चेंजेस इन द सेंस आप समझने की कोशिश करो कि जो अब इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसीशिप मिलने वाली है ना, इस प्रेसिडेंसीशिप के साथ ये कई सारी नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, जिसके साथ आप युवाओं को देख सकते हो कि एक अच्छा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव मिल रहा है। पर्सपेक्टिव इन द सेंस कि ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि बड़ी बड़ी कंट्रीज जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो साथ मिलकर काम कर रही है इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव में, उस कंट्रीज को इंडिया को होल्ड करने को बुला के अपने देश में मौका मिल रहा है। तो ये बातें यहाँ पे लिखी हैं दोस्तों, और आप देखोगे कि धीरे धीरे कैसे इंडिया का जो है पैसिफिक ओशियन में धीरे धीरे कह सकते हो कि दबदबा तो नहीं कह सकता दोस्तों, लेकिन हाँ जो डिप्लोमेटिक स्किल है ना, उस पर यहाँ पे चर्चा करते हुए ऑथर ने बातें की कि उस डिप्लोमेटिक स्किल के तहत इंडिया की कैसी कैसी बातें यहाँ पे बढ़ती जा रही हैं। और दोस्तों देखिए एक छोटा सा इंस्टेंस है इंडिया के रिगार्डिंग, मतलब बहुत मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोचा आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लूँ। तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के प्रोस्पेक्टिव से आप देखोगे दोस्तों कि इंडिया ने अपने कह सकते हो कि इंटरेस्ट से भी बढ़ के ह्यूमैनिटेरियन इंटेंस भी दिखाया, ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्रेस भी दिखाया। ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्रेस समझने की कोशिश करो कि जिस समय पूरा देश कोविड के साथ लड़ रहा था ना, उस टाइम हिंदुस्तान ने जब उसके पास कोविड की मेडिसिन अवेलेबल हुई ना, तो उसने जरा सी भी हेजिटेशन नहीं हुई। उस देश को जो पीड़ित थे, जिनकी कंडीशन हिंदुस्तान से भी बदतर थी, उसके साथ उन्होंने लगभग मान के चलिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि 90 कंट्रीज के साथ 1 महीने के वो मेडिसिन लॉन्च होने के साथ साथ वहाँ तक उन्होंने इंडिया ने शेयर किया उन देशों के साथ। तो यही दोस्तों थोड़ी सी कुछ बातें हैं, और आप देखोगे दोस्तों कि कुछ पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ऑथर का है जो मुझे अच्छा लगा, तो मैं आपको यहाँ पे लग रहा हूँ कि डिस्कस कर लूँ। ये देखिए दोस्तों जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की है ना, इसको आप दोस्तों ज़रूर जूम करके देखिएगा। मैं यहाँ पे दोस्तों जो काम की बातें हैं वो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, the combined impact formation such as AUKUS, Australia, UK, US, the Indo-Pacific Economic Framework partner in the Blue Pacific, India's continuing focus on the ASEAN and despite the setback of its exit from the RCEP is determined to push back to the China। तो बेसिकली आप देखोगे दोस्तों कि करंट टाइम में जो कंबाइंड इम्पैक्ट है इंडिया का इकोनॉमिक पैसिफिक फ्रेमवर्क में और ब्लू पैसिफिक ओशियन में भी, धीरे धीरे आप देखोगे दोस्तों कि जो इंडिया की जो डिप्लोमेटिक स्किल है या जो इंडिया का फ्रेमवर्क है करंट टाइम में, आप देखोगे कि देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि ये चीज़ वेस्ट की कंट्रीज़ को भी पता है कि करंट टाइम में अगर
चाइना को कुछ हद तक काउंटर करने की एबिलिटी है ना, तो वेस्टर्न कंट्रीज के बाद वो इंडिया के ही साथ है, इंडिया के ही पास है। तो जो आज वेस्टर्न कंट्रीज का जो इंस्टेंस है ना, हमारे प्रति जो रवैया बदल गया है ना, वो कुछ ना कुछ हद तक जो चाइना की वन इकोनॉमिक पॉलिसी है ना दोस्तों, याद रखना कि उसके दबदबा को कम करने के लिए भी है। ठीक है, तो यहीं पे दोस्तों यहाँ पे बातें लिखी थी। अब दोस्तों यहाँ पे लास्ट में ये जो लाइन लिखी है ना, ये मुझे काफी अच्छी लगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ इनको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं। दोस्तों चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा जूम करके पॉज करके अपने से भी पढ़िए। देखिए दोस्तों, अपने से भी पढ़ने की हैबिट डालोगे ना, तो न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छी बात होती है। इससे क्या होता है ना दोस्तों, कि आप इकोनॉमिक के मतलब नॉलेज के प्रोस्पेक्टिव से आप खुद नॉलेज गेन करते हो। बाकी मैं आपका काम आसान करने के लिए जो एडिटोरियल जो आर्टिकल्स में लिखा होगा वो तो मैं आपको बता दूंगा, उसका एक ओवरव्यू एक सार तो मैं दे सकता हूँ, पर आपको बेहतर तभी समझ में आएगा जब यहाँ पे समझने के साथ साथ आप वहां पे जाओगे, खुद से पढ़ोगे। तो यही दोस्तों जो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर देता हूं ना, आप इसको पॉज करके थोड़ा सा देख लिया करिए। तो चलिए दोस्तों, बहुत बातें हो गई। तो आप देखोगे दोस्तों कि द इंक्रीजिंग एंगेजमेंट ऑफ द वाइडर पब्लिक, especially the youth and the business community with the foreign policy issues reflects the maturity and sophistication of the Indian democracy. These trends puts depend on India's G20 presidencyship provide a perfect opportunity and building for the next universe era। तो दोस्तों वही है, आप देखोगे कि G20 की जो प्रेसिडेंसीशिप मिली है ना, ये धीरे धीरे कह सकते हो एक नई अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए क्रिएट करके लाई है। और आप देखोगे कि ये जो वाइडर एंगेजमेंट हो चुका है युवाओं का और बिजनेस कम्युनिटी का, कि धीरे धीरे ये फॉरेन पॉलिसी में नई सारी कई चीज़ों को इजाद करते हुए, मतलब इंडिया की रिफ्लेक्स एक मैच्योरिटी पावर को भी दिखाते हुए शो कर रहा है। तो दोस्तों यही सब था यहाँ पे इस एडिटोरियल में। अब दोस्तों ये बातें यहाँ पे खत्म हुई। अब इन बातों को खत्म करते हुए दोस्तों जस्ट अ मिनट, एक एडिटोरियल तो रह गया। हाँ, तो दोस्तों ये लगभग 25 ये एडिटोरियल आया है, जिसको लिखते हैं गोपाल संगकरण नारायण। गोपाल संगकरण नारायण बेसिकली जो है वो ये इंडियन एक्सप्रेस में अक्सर ये एडिटोरियल्स वगैरह में लिखते ही रहते हैं दोस्तों। ये सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों कि यहाँ पे बातें लिखते हैं कि आर्टिकल 136 जब हमको ये इंश्योर करता है कि हम सुप्रीम कोर्ट की किसी भी डिसीजन से अगर ना खुश हैं तो फाइल कर सकते हैं। तो उस फाइल के तहत भी आप देखोगे दोस्तों कि धीरे धीरे कैसे सुप्रीम कोर्ट में लगभग 71,411 केसेस अभी भी पेंडिंग है। तो आप देखोगे दोस्तों कि लगभग यही जो 24 अगस्त को अभी सुप्रीम कोर्ट की सीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, तो उस बैठक में आप देखोगे दोस्तों की ये बातें की गई कि अभी भी जो 53 कॉन्स्टिट्यूएंसी बेंचेस है ना डिसीजंस के लिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट हैज अनाउंस्ड दैट 25 ऑफ दैट 53 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस केसेस दैट विल हैव टू टेकन फ्रॉम द हियरिंग 29 अगस्त व्हिच विल बी द फर्स्ट डे ऑफ द जस्टिस यूयू ललित। तो यूयू ललित बेसिकली दोस्तों अब आपको तो पता चल ही गया होगा कि ये क्या बोलते हैं, यूयू ललित साहब हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, होने वाले हैं, 1-2 दिन में हो ही जाएंगे। और आप देखोगे कि सीवी रमन्ना साहब का धीरे धीरे अब कार्यकाल खत्म ही हो गया। तो आप दोस्तों यहाँ पे देखोगे कि यही थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के कुछ मामलों पे यहाँ पे वर्डिक्ट को लेकर बातें हैं कि धीरे धीरे अभी भी जुडिशरी का जो टाइमलाइन है ना, वो किन्हीं मामलों में कह सकते हो कि निर्धारित नहीं है। निर्धारित इन द सेंस समझने की कोशिश करो कि ये कहिए कि अभी भी जैसे कई सारे ऐसे हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को तो हालांकि मार्क किया दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कि कई सारे अभी भी फाइनल डिक्लेरेशन जजमेंट है। जैसे ये देखिए लिखा है, जस्ट ओवर द लास्ट 5 years सच बेंचर्स हैव डिलीवर्ड वर्डिक्ट्स ऑन द आधार प्राइवेसी रिजर्वेशन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड द टेम्पल्स एंट्री गुबर्नेटरी पावर्स एंड द लैग ऑकेजिशन। तो ये दोस्तों कि अभी भी कई सारे ऐसी चीजें हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशरी की जो मैकेनिज्म है ना, वो धीरे धीरे काफी मतलब स्लो है। मतलब एक प्रॉपर टाइमलाइन फ्रेमवर्क न होने की वजह से थोड़ा सा जुडिशरी की मैकेनिज्म पे यहाँ पे बातें हैं। तो अब आप दोस्तों यहाँ पे देखोगे कि कुछ सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया। अब आप देखोगे दोस्तों कि ये इंपॉर्टेंट है कि while there are other and more typical issues that emerge from the list of the cases that may have far-reaching implications in the case concerns for appointment of the election commission। तो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट को भी लेकर यहाँ पे थोड़ा सा एक वर्डिक्ट है। वर्डिक्ट इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट में क्या है ना दोस्तों कि इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट को भी लेकर एक छोटा सा कंसर्न है। कंसर्न्स की जैसे खुद ही ढेर सारे इतने सारे लिस्ट ऑफ द केसेस पड़े हैं, और उसके साथ साथ आप देखोगे कि अभी भी इलेक्शन कमीशन की जो अपॉइंटमेंट है ना, उस पर भी इम्प्लीकेशंस वगैरह जो हो रहे हैं ना, अभी भी वो बहुत पीछे हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों सच भी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे है। अब दोस्तों ये बातें यहाँ पे खत्म हुई। अब हम आइडियाज एक्सप्लेन के इस सेक्शन को देखेंगे। आइडियाज एक्सप्लेन के इस सेक्शन में हम दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन जॉन बेटिस साहब का किया है। जॉन बेटिस साहब जो है बेसिकली ये रेवड़ी और बीटर टेस्ट, मतलब इन्होंने शुरुआत में लिखते हैं कि द सेंटर स्ट्रांग होल्ड ओवर द स्टेट्स इज लीडिंग टू द ब्रेक डाउन ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द टू। तो इनका कहने का देखिए दोस्तों साफ साफ मतलब है
मैं ब्रीफली आपको यहाँ पे थोड़ा सा मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो इसका सार है, ये यहाँ पे दोस्तों अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि धीरे धीरे कैसे जीएसटी आने की वजह से जो सेंटर और स्टेट के बीच का जो फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट था ना दोस्तों, वो धीरे धीरे कैसे उसकी जो है इम्पैक्ट पड़ता जा रहा है। इम्पैक्ट पड़ने के साथ साथ मतलब हैम्पर होता जा रहा है। आप देखोगे दोस्तों कि जो जीएसटी की कलेक्शन, तो दोस्तों आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये प्लानिंग कमीशन नीति आयोग में तब्दील हो गया, तो नीति आयोग में तब्दील होने के साथ साथ आप देखोगे दोस्तों कि जो नीति आयोग की पूरा जो कह सकते हो कि एलोकेशन ताकत है ना, वो डायरेक्ट फाइनेंस कमीशन को चली गई। तो फाइनेंस कमीशन के साथ साथ आप देखोगे कि यहाँ पे एक दोस्तों लाइन लिखी है, अंडर द प्लानिंग कमीशन द गाडगिल फार्मूला वाज टू एलोकेट फंड द स्टेट्स। पहले क्या था ना दोस्तों कि प्लानिंग कमीशन के तहत सेंटर और स्टेट्स के बीच में पैसा एलोकेट हुआ करता था, लेकिन दोस्तों देखोगे कि धीरे धीरे ये लगभग नीति आयोग के चलते देखोगे कि ये पूरा जो था, जो सेंट्रल स्टेट फाइनेंस की तरफ मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस है उसके पास ये पूरी ताकत चली गई। तो आप देखोगे दोस्तों कि थोड़ा सा यही एक टसल यहाँ पे क्रिएट होता है। टसल इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे आइडियाज एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, हालांकि ये जो लिखने वाले हैं ऑथर, ये राज्यसभा मेंबर हैं अपोजिशन पार्टी के सीपीआई के, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की भी यहाँ पे बातें लिखी है। तो क्रिटिसिज्म की मैं यहाँ पे बातें डिस्कस नहीं करूंगा। एज ए न्यूट्रल माइंडसेट के हिसाब से मैं आपसे यहाँ पे देखिए जरूरी बात यह दोस्तों कि जो यहाँ पे मेन बातें हैं, दूध की मलाई फाइंड करिए, मलाई जो मेन बात है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो यही है दोस्तों कि नीति आयोग के आने की वजह से जो सेंटर और स्टेट के बीच के जो पैसे का एलोकेशन है ना, उसके बीच के यहाँ की टसल को बातें की जा रही कि अभी भी आप देखेंगे कि जीएसटी की कलेक्शन का जो बंटवारा है वो भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। प्रॉपर इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि जो गवर्नमेंट सेस चार्ज और सेस लेती है ना, सेस लेती है और सब चार्ज वगैरह जो कलेक्ट करती है, जो डायरेक्ट सेस जो है सेंटर के पास जाता है, तो वो जो कलेक्ट करने के बाद जो गवर्नमेंट इंटीमेट पॉलिसीज वगैरह बनाती है उसके तहत देखोगे कि वो भी प्रॉपर अभी इफेक्टिव नहीं हो पाया है। तो प्रॉपर इफेक्टिव होने के साथ साथ आप देखोगे कि दोस्तों एक थोड़ा सा यहाँ पे ये भी फेडरलिज्म की जो हार्मोनी है जीएसटी आने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट ये भी निकल के आ रहा है कि आप देखोगे कि धीरे धीरे लगभग क्या था, कैग की रिपोर्ट के अनुसार moreover the comptroller and the auditor general has pulled up the center as it failed to transfer a substantial portion of the money collected from the cesses and subcharged to be designated funds which ensure that they have used to the intended purpose। तो वही है दोस्तों, the very idea of the cess is being turned on its head। तो वही है दोस्तों कि सेस और सरचार्ज का पैसा कैग की रिपोर्ट के अनुसार अभी प्रॉपर ठीक से खर्च नहीं हो पा रहा है। तो आप देखोगे दोस्तों कि अंतिम में फालतू के पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे जो गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म दिखाया है। तो आप दोस्तों यहाँ पे अंतिम में कुछ फेडरलिज्म के कंसेप्ट में देखिए दोस्तों, एक बढ़िया पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट समझने की कोशिश करिए कि इन द सेंस एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अभी कोविड का टाइम था, आज जो अपना इंडिया इतने अच्छे से वैक्सीनेट हो पाए, इतने ज़्यादा हम इफेक्टिव हो पाए, गांव-गांव तक कोने कोने तक हमने जो वैक्सीनेशंस का प्रोग्राम पहुंचा पाए, सफल हो पाए ना दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं स्टेट्स के साथ बेहतर पार्टनरशिप के ही चलते हो पाया है। तो यहाँ पे दोस्तों यही है कि किसी भी सेंट्रल की एक स्पेसिफिक जो पॉलिसी होती है ना, वो स्टेट्स के साथ मिलजुल कर काम करने से ही ज़्यादा इफेक्टिव में होती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये थोड़ा सा एक फेडरलिज्म के फ्यूचर को बारे में बताया कि फेडरलिज्म अगर बढ़िया से बना रहेगा, टसल नहीं क्रिएट होगी, तो उससे क्या फायदा मिल सकता है। और दोस्तों अंतिम में यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट मैं आपको डिस्कस करता हूं कि देखिए लिखा है, द सेंट्रल रिकॉर्ड इज worsening fiscal deficits front and off budget borrowing but the prosperity to find the faults with the states to have a permanent feature। आप देखोगे दोस्तों कि करंट टाइम में जो फिस्कल डेफिसिट का बर्डन है ना, जो इंडिया के ऊपर जो क्रिएट होता जा रहा है ना, अगर उस चीज को हमको ओवरकम करना है ना और एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, तो थोड़ा सा हमको अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए स्टेट्स को भी एक प्रॉपर एलोकेशन करना पड़ेगा। एलोकेशन इन द सेंस कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तभी एक प्रॉपर पार्टनरशिप के तहत ही इंडिया एक प्रॉस्पेरिटी में और आगे बढ़ पाएगा और मतलब प्रॉस्पेरस हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही सारी यहाँ पे बातें थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी कई बातें आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी दोस्तों तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। करंट अफेयर्स का जो दोस्तों अगला वीडियो होगा ना, वो शाम को 4-5 बजे के आसपास अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।